स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस और मेनली फिजिक्स के बारे में। फाउंडेशन क्या है इसकी, फ्रॉम वेयर दिस वर्ल्ड ओरिजिनेटेड, इन सब के बारे में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं फिजिक्स क्या है। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या हम जो लोग पढ़ेंगे, तो फिजिक्स इज द साइंस, एक साइंस है दैट एक्सप्लेन्स नेचुरल इवेंट साइंटिफिकली कॉल्ड फिजिक्स। मेनली इट एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप एट मास एंड एनर्जी। नेचुरल इवेंट्स को हम साइंटिफिकली तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे किसी ने कुछ कह दिया ऐसा होता है तो हम वी हैव टू प्रूव इट साइंटिफिकली, तो दैट साइंस इज नोन एज फिजिक्स। और बेसिकली जब हम मास और एनर्जी में रिलेशन निकालते हैं तो ये फिजिक्स का ही फॉर्म है और फिजिक्स के ज़रिए ही हम इसको मास और एनर्जी में निकालते हैं। तो अब फिजिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो दो थ्रस्ट हैं इसमें, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ यूनिफिकेशन? एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट और लॉज हमने पढ़े हैं, तो ये बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ नियमों के अधीन हैं। टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। जैसे मान लीजिए हम ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फॉल ऑफ एप्पल से कर सकते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन कर सकते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सप्लेन फ्रॉम सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन सभी फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है रिडक्शनिज्म। अब मान लीजिए हमें कह रहा है कि रिडक्शनिज्म क्या है। रिडक्शनिज्म क्या है? टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। पहले हम उसके सिंपलर पार्ट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे और फिर उसी के बेस से हम बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। छोटे छोटे पार्ट की जब हम स्टडी करेंगे और उसके बाद उनसे मिलकर जो बड़ी चीज़ बनी है उसकी जब हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन से जो बड़ी चीज़ बनी है उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो इसे बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। जो सिंपलर पार्ट्स हैं उनसे हम बड़ी प्रॉपर्टी की जब स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं रिडक्शनिज्म। आइए देखें थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिजिक्स में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट। तो ये क्या है? बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। तो थर्मोडायनेमिक की जब स्टडी करते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं और एंट्रोपी पढ़ते हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बल्क सिस्टम। जब हम इन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं तो उसे हम बल्क सिस्टम की भी स्टडी कर सकते हैं। पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट की करते हैं, फिर हम उसकी बल्क सिस्टम की कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ बल्क सिस्टम वाज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। जैसे किसी बॉडी की टेम्परेचर कितना है तो हम कैसे कहेंगे उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि एवरी सिस्टम इज सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसकी टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। आइए देखें अब ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स कौन कौन से हैं। मेनली टू ब्रांचेस, दो डोमेन हैं फिजिक्स के, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक माने लार्ज साइज, माइक्रोस्कोपिक माने स्मॉल साइज। एक बीच की भी साइज आती है, वो नहीं बताया, मियोस्कोपिक होती है। देखिए माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फेनामेना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज। फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक, जैसे टेरेस्ट्रियल स्केल है, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल है,
इसमें क्लासिकल फिजिक्स आती है। क्लासिकल फिजिक्स माने लार्ज साइज फिजिक्स, लार्ज साइज बॉडीज़। जैसे एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, कितने साइज़ के हैं, उनका मास क्या है, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है एंड वेव मोशन है। तो इसमें जो भी चीज़ें लेते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेते हैं। माने इफ़ वी स्टडी द ऑब्जेक्ट्स हैविंग बिगर साइज then branch of physics is microscopic, terrestrial and astronomical। terrestrial माने बहुत दूर अगर हम देखते हैं कोई चीज़ तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? माइक्रोस्कोप जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते थे। तो इट इंक्लूड स्टडी ऑफ फेनामेना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स of 10 to the power minus 14 meter size। 10 to the power minus 14 means equivalent to the size of nucleus। So if we study the objects which are having very less size means equivalent to the size of nucleus of an atom, then we know this branch of physics is known as microscopic domain। What kind of physics like atomic physics and nuclear physics are part of microscopic domains। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन और मैक्रोस्कोपिक डोमेन के बीच की होती है, दैट इज नोन एज मियोस्कोपिक फिजिक्स। और स्टडी ऑफ फ्यू हंड्रेड ऑफ एटम्स इन बल्क एंड इट इज एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो फिजिक्स कहते हैं। नाइदर इट इज टू स्मॉल इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्कोपिक नॉर इट इज टू लार्ज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्कोपिक while it lies in between microscopic and macroscopic and having size of 100 of atoms। माइक्रोस्कोपिक क्या था? जिसमें वन न्यूक्लियस का साइज होता था 10 to the power minus 14 मीटर। और मैक्रोस्कोपिक बहुत बड़ी यूनिट्स थी, एस्ट्रोनॉमी और मैकेनिक्स यूज़ होती थी, टेरेस्ट्रियल डिस्टेंसेस यूज़ होती थी। लेकिन यहाँ पे जब हम दोनों के बीच का साइज़ देखते हैं तो वो डोमेन कहलाता है मियोस्कोपिक। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो फिजिक्स। आइए देखें। नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट फिजिक्स laws, nature of physics laws। First of all, I would like to discuss and you will study further in physics laws of gravitation। What is law of gravitation? If there are two masses m1 and m2 kept at some distance r from each other, अगर वहाँ पे दो masses m1 और m2 हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच में always a force of attraction that is known as gravitational pull। This is force of attraction means gravitational pull is acting in between these two masses and the magnitude of that gravitational force is given by g m1 m2 upon r square। इसके अलावा और भी सारे रूल्स आते हैं। बड़ी बड़ी बॉडीज़ जैसे अर्थ है, सन है, मून है, उनके मासेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो हम रख करके निकाल सकते हैं। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वेरी शार्ट सब न्यूक्लियर साइज 10 to the power minus 16 मीटर। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस वे होते हैं जो कि न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियॉन्स माने प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगते हैं। दीज आर एक्टिव एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, इसीलिए शॉर्ट रेंज फोर्सेस बोलते हैं। अब अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में आपसे कहा जाए कितना फोर्स लगता है तो उसे बोलते हैं कूलॉम फोर्सेस। Q1 और Q2 अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं एंड दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r ए पार्ट बिटवीन देम, देन ए फोर्स एक्ट्स इन बिटवीन देम। वो कौन सा फोर्स होता है जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है? दैट इज नोन एज कूलॉम फोर्स एंड दिस कूलॉम फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 9 × 10 to the power 9 Q1 Q2 upon r square। Q1 is the magnitude of first charged particle, charge on first charge particle and Q2 is the charge on the second charge particle। और इसमें हम Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे तो कितना कूलॉम फोर्स लग रहा है वो हम निकाल लेंगे। ऐसे ही स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस वेरी शार्ट न्यूक्लियर साइज में जो हमने बताया कि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन के बीच में काम करते हैं, तो बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है
उसके कंपैरिजन में दिया हुआ है FV, FW, FC, FN 10⁻25 टाइम्स ऑफ दिस, इतना ज़्यादा होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं मैग्नीट्यूड में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं, इतनी डिस्टेंस पे ही काम करते हैं, बट मैग्नीट्यूड इज टू लार्ज, 10⁻25 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, 10⁻36 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलाम फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स कितने होते हैं? 10⁻38 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा फोर्स काम करता है। तो ये आपके वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू 10⁻25 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इक्विवेलेंट टू 10⁻38 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से ये फोर्सेस आपकी समझ में आए। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। सम क्वांटिटीज वेरी विथ टाइम while some remains conserved with time, such are called as conservative quantities। देखो ऐसा होता है, कंजर्वेटिव मीन्स संरक्षित रहते हैं, चेंज नहीं होती हैं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देयर आर सम क्वांटिटीज विच चेंजेस विथ टाइम, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव, while also there are some quantities which remains constant conserved with time, this is conservative quantities। law of conservation of mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, केवल इसका फॉर्म बदलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दीज आर 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बहुत सारे सिस्टम में देखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलोड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज फॉलोड and law of conservation of linear momentum is followed. In this way these are known as law of conservation। what is the importance of physics in society, ये भी हमने बताने की कोशिश की है। physics related to the society, how does physics help us in society? development in physics have a direct impact on society। फिजिक्स के बहुत सारे रूल्स हमारे डेली लाइफ में लगते हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ रही है, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, हम पे बहुत ज़्यादा, हमारी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, टेलेक्स है, टू ट्रांसमिट ऑफ इंस्टेंटली, मैसेज को सीधे तुरंत भेजने के लिए हम इन सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें भी फिजिक्स है। आजकल तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मानते हैं, आईटी में मानते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? फिजिक्स से हुई है। टू ट्रांसमिट मैसेज इंस्टेंटली वी जनरली यूज टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलेक्स। फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस रेडियो, टीवी, सैटेलाइट, दीज आर ग्रेट रेवोल्यूशन इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। These are also originated from physics। Nowadays it is supposed this is branch of electronics and communication, but this branch has been originated from physics also। जितनी भी ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग की हैं वो सब फिजिक्स से ही ओरिजिनेटेड हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लेजर, these are having great importance to the society, greatly enriched to society। सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन्होंने एडवांटेज दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, लेज़र है। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी, जानते हैं ट्रेन है, एरोप्लेन है, बसेस हैं। तो दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। सो वी कैन से फिजिक्स इज टोटली रिलेटेड टू दिस सोसाइटी, इट इज़ इंडल्ज इन अवर डेली लाइफ। आइए देखें, अब हम कह सकते हैं हाउ फिजिक्स इज इन रिलेशन विद द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से कैसे इसका रिलेशन है? तो फिजिक्स के जब हम लॉ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो टेक्नोलॉजी कहलाते हैं। टू अप्लाई लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। लाइक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम लगाते हैं तो स्टीम इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। तो व्हेन वी अप्लाई लॉज ऑफ फिजिक्स इन डिफरेंट डोमेन्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल लॉज इन अवर डेली लाइफ। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो स्टीम इंजन बन जाता है। आल्सो टेक्नोलॉजी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म
As we know, electricity and magnetism also branch of physics. So if we apply the basic laws of electricity and magnetism, then wireless communication arise, and that technology is known as communication technology. Fission of uranium-235 served as the basic of nuclear power for the energy production, power plant. Physics also used there, and we have applied the laws of physics as fission of uranium-235. Similarly, discovery of silicon chip tricked computer applications. Generally, all these are very important fields where we use the laws of physics, and that have been transformed into technology. Nowadays, science and technology are not two different things. Both are same things. So application of principle of science become technology. Now you can say these are different technology, and these are the basic principles of physics on which these technologies based, like steam engine, laws of thermodynamics; rocket propulsion, Newton's law of motion; aeroplane, Bernoulli's principle; ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सब आप आगे पढ़ोगे जैसे जैसे एज सून एज टाइम विल पास यू मस्ट स्टडी अबाउट दीज लॉज। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन; हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पावर; कंप्यूटर, डिजिटल लॉजिक; नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेस। So this is the thin film optical interference, you can get non-reflecting coating. So these are the basic principles of physics, and the application of these basic principles of physics technology arose, and that technology is known as rocket propulsion, aeroplane, optical fiber, electric generator, and so on. Similarly, some great physicists with their country of origin, Archimedes, Greece, they have evolved the principle of buoyancy; Newton, United Kingdom, law of gravitation; Faraday, United Kingdom, law of electromagnetic induction; Maxwell, United Kingdom, electromagnetic theory; Röntgen, Germany, X-rays; and Curie, Poland, study of natural radioactivity. So physics is related at so many places, and generally we use the basic principles of physics and technology is formed in different domains. We may apply different kind of principles to get different technology. Thank you.